व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम मॉड्यूल 5 के लेक्चर 4 में पढ़ेंगे यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था यूजेटी होता क्या है और उसकी वर्किंग देखी थी। अब यूजेटी का हमने मेन एप्लीकेशन देखी थी कि यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम में आता है। अब क्या होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर? रिलैक्सेशन बेसिकली पहले हम समझेंगे ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर वो सर्किट होता है जो खुद वेवफॉर्म जनरेट करता है और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या करेगा? पल्सेस जनरेट करेगा। तो इसमें कौन सा वाला हमने देखा था कि यूजेटी का जो पोर्शन यूज़फुल होता है वो होता है हमारे लिए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। उस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को काम में लेके ही ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। तो हमारा इम्पॉर्टेंट रीज़न था नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। हमने यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पिछली क्लास में ड्रॉ की थी, वो कुछ इस तरह की थी। एमीटर वोल्टेज यहाँ लिए थे और एमीटर करंट यहाँ ली थी। तो इसकी जो वेवफॉर्म आई थी वो लगभग ऐसी आई थी। तो हमने यहाँ देखा था कि ये वाला पोर्शन जब पीक वोल्टेज पहुँचने के बाद वोल्टेज वापस डाउन होते हैं वैली वोल्टेज तक, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट होता है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो इस पार्ट में हम यूजेटी को अगर काम में लेते हैं तो उस समय इसका वर्किंग कैसे होगी? एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो अब मैं सबसे पहले आपको इसके सर्किट की वर्किंग बताऊंगी कि यूजेटी क्या सर्किट वर्क कैसे करता है जब हम उसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम में लेते हैं। और इसका पर्पस हमें समझ में आ गया कि ये पल्सेस जनरेट करता है। पल्सेस जनरेट करता है यूजेटी। तो हम देखेंगे कि किस टाइप की पल्सेस हमें मिलती है और उसकी वर्किंग क्या है। यूजेटी का ये जो डायग्राम है ये यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह हमने इसका कनेक्शन डायग्राम बनाया है। इस कनेक्शन डायग्राम में ये वाला सिंबल तो हमारा यूजेटी का है और R1, R2 और R और C ये हमने एक्सटर्नली लगाए हैं। जब हमने यूजेटी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था यूजेटी में एक एन टाइप बार होती है। उस एन टाइप बार के एक साइड में पी टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ कराते हैं और जो एन टाइप बार है वो दो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन की तरह एक्ट करती है। एक रजिस्टर होता है RB1 और दूसरा होता है RB2। तो हम यहाँ ये जो हमने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस लगाए हैं R1 और R2, तो हम ये मान रहे हैं कि R1 और R2 का मान RB1 और RB2 की तुलना में बहुत कम है। R1 R2 की जो वैल्यू है वो RB1 और RB2 की तुलना में कम है। RB1 और RB2 क्या थे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन टाइप बार इन यूजेटी। यूजेटी के अंदर जो बार है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से इन रेजिस्टेंस का मान कम है। और इस R की वैल्यू हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है वो यूजेटी के नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में आए। यानी R की वैल्यू इस तरह से डिसाइड की जाती है कि लोड लाइन जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मैंने आपको अभी बताई थी उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काटे। अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग समझेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे VBB वोल्टेज लगाए। VBB वोल्टेज लगाने से क्या होगा? हमारे इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी इस पाथ में। अभी तो कैपेसिटर पे इनिशियली वोल्टेज 0 है और इस समय यूजेटी हमारा ऑफ है। क्यों ऑफ है? क्योंकि बेस B1 और एमीटर के बीच में RB1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो उसको रिवर्स बायस बना रहे थे। तो इस समय हमारा क्या है? अभी यूजेटी ऑफ है। अब क्या हुआ कि इसमें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी ऑफ के कारण। अब करंट का पाथ होगा VBB और RC के थ्रू, यानी हमारा कैपेसिटर इस R के थ्रू VBB वोल्टेज से क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। जैसे ही कैपेसिटर पे वोल्टेज इसके यूजेटी के पीक वोल्टेज तक पहुंचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूजेटी ऑन हो जाएगा। यूजेटी जैसे ही ऑन हुआ तो क्या होना है? ऑन होने पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो हमारा कैपेसिटर इस यूजेटी के थ्रू R1 के थ्रू क्या होने लगेगा? डिस्चार्ज होने लगेगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते इसके वोल्टेज वैली वोल्टेज तक पहुंचेंगे तो यहाँ के वोल्टेज वापस से कम हो जाएंगे, एमीटर के वोल्टेज। तो वापस से हमारा जो यूजेटी है वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगी? पल्स मिलेगी। फिर जैसे ही ये ऑफ हो गया यूजेटी तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग रुक जाएगी, वापस VBB और VBB से R के थ्रू कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा।
और जैसे जैसे चार्ज हुआ और वोल्टेज यहाँ पे पीक वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पहुँच गए, ये हमारा यूजेटी क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर यूजेटी ऑन हुआ तो कैपेसिटर R1 के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ऑन होते ही यूजेटी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर इसके थ्रू R1 पे डिस्चार्ज होगा। अब हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो तो R के थ्रू हो रहा है, तो इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है कैपेसिटर का, वो तो जाएगा R इंटू सी। और कैपेसिटर डिस्चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, R1 के थ्रू। इसका तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, जब ये ऑन हो गया तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 मानते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो अब डिस्चार्जिंग किसके थ्रू हो रही है, R1 के थ्रू, तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, R1 इंटू सी। अब जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू R1 इंटू सी। R की वैल्यू तो लार्ज होती है और R1 और R2 हमने क्या रखा है, कम रखा है। तो अगर हम इसकी वेवफॉर्म देखें, जो हमारा बी वाला डायग्राम है वो इसकी वेवफॉर्म को शो कर रहा है। इस वेवफॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, एक तो वेवफॉर्म हमने ली एमीटर पे वोल्टेज, तो एमीटर पे वोल्टेज क्या होंगे, जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं। तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हमने कैपेसिटर की क्या ले ली, चार्जिंग ले ली। यहाँ पे लिखा है T1 इजिकल टू R इंटू सी। अभी मैंने बताया कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R इंटू सी, तो ये R इंटू सी इसका क्या हो गया, चार्जिंग का टाइमिंग हो गया कैपेसिटर की चार्जिंग का। फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ पीक वोल्टेज तक, तो यूजेटी ऑन हो गया। फिर कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ R1 के थ्रू, तो कैपेसिटर क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। और जो डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है वो हमारा हो जाएगा R1 इंटू सी। तो ये कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वेवफॉर्म है, यानी कैपेसिटर पीक वोल्टेज तक तो चार्ज होगा Vp तक, और वैली वोल्टेज तक ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वेवफॉर्म आ गई। अब व्हाट अबाउट आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं हमने आउटपुट यहाँ लिखा है, ये है आउटपुट। तो आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं, R1 के अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस हमें आउटपुट कब मिल रहा है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तो कुछ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उस समय हमारा यूजेटी क्या है, ऑफ है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें एक पल्स मिल रही है। तो यहाँ हम देखेंगे चार्ज, इसको मैंने डॉटेड करके आगे बढ़ाया है, तो चार्जिंग टाइम पे तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर एकदम वोल्टेज मिले, एक पल्स मिली, एक स्पाइक कह सकते हैं हम, शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस। स्पाइक मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस हमको यहाँ मिली। फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू किया, उस समय हमारा आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। फिर जब ये डिस्चार्ज हुआ तो वापस पल्स मिली। तो इस तरह की पल्सेस हमारे को आउटपुट में मिलती है। तो हम कहते हैं कि यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम आता है। अब हमने इसकी वर्किंग देख ली, अब हम इसका थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि किस तरह से आउटपुट मिलता है, उसका मान कितना होता है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा था अभी कैसे वर्क करता है यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो हमने देखा था कि जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, लेट दिस इज टो1 की वैल्यू क्या थी, R इंटू सी, क्योंकि हमने देखा था कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही है वो रजिस्टर R के थ्रू हो रही है, तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो गया हमारा R इंटू सी। अब जब हमने देखा था कि कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर के वोल्टेज क्या होंगे, VBB वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो जो वोल्टेज होंगे वो होंगे VBB। एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है कैपेसिटर, तो हम ये लिख सकते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन हम लिख सकते हैं VBB, क्योंकि हमारे मैक्सिमम वोल्टेज ये थे 1 माइनस e⁻t/RC। t हमारा टोटल ड्यूरेशन था पल्स के लिए, मतलब टोटल ड्यूरेशन था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो हमने कहा कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो ये होंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। अब ये जो VC वोल्टेज होंगे यही VE के बराबर होंगे, क्योंकि कैपेसिटर कहाँ लगा है, एमीटर के सर्किट में ही लगा है, एमीटर और बेस B1 के बीच में। तो हम VE बराबर लिख सकते हैं VC के, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। जब हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज क्या थे, ऑन होने के लिए हमने देखा था यूजेटी में पीक वोल्टेज, उसको हमारी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी VD प्लस ईटा VBB। ये पीक वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी हमारी किसकी, ऑन होने के लिए, यूजेटी को ऑन होने के लिए। तो जो एमीटर वोल्टेज है जब पीक वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे तब हमारा यूजेटी ऑन होगा और कैपेसिटर की चार्जिंग रुक के कैपेसिटर क्या होगा, यूजेटी के अक्रॉस डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे VD क्या था हमारा,
हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था यूजेटी का, तो हमने देखा था कि उसमें एक डायोड फॉर्म होता है। उस डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो वीडी, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और ईटा वीबीबी वोल्टेज क्या थे, जो वोल्टेज ड्रॉप आरबी1 के अक्रॉस हो रहे थे, अगर उससे वोल्टेज एक्सीड करते हैं तो ही हमारा यूजेटी ऑन हो रहा था। ईटा को हमने रिप्रेजेंट किया था इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। ईटा था हमारा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। इस वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला जो यूजेटी पे मेरा वीडियो था उसको समझना होगा, तो आपको ये सारी टर्म उसमें क्लियर हो जाएगी। और वीबीबी क्या थे, जो बैटरी वोल्टेज हमने लगाया, वोल्टेज ये था वीबीबी। और वीडी क्या था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इन फॉरवर्ड बायस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट में जो था, डायोड अलग से नहीं लगाया था हमने, डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म हो रहा था उसमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इन यूजेटी। तो ये हमारी वैल्यू थी। अब हमारी अगर पीक वोल्टेज के बराबर वैल्यू अगर एमीटर वोल्टेज की पहुंच जाएगी तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाए, यूजेटी ऑन हो गया तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी और कैपेसिटर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। और हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन होता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और उसके वोल्टेज, कैपेसिटर के वोल्टेज डिस्चार्ज होने पे क्या हुआ, पीक वोल्टेज से किस पे चले गए, वैली वोल्टेज के बराबर। वैली वोल्टेज बहुत कम थे, तो जब पीक वोल्टेज से वोल्टेज कम होकर वैली वोल्टेज तक हो जाते हैं तो हमारा यूजेटी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और ऑफ हो जाता है तो वापस से क्या शुरू हो जाती है, कैपेसिटर की चार्जिंग। लेकिन जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ वो R1 के थ्रू हो रहा था, तो अगर हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टू निकालें, टू सिंबल को बोलते हैं और टू किसको माना है हमने, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है R1 इंटू सी, यानी इस वैल्यू से ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जबकि चार्जिंग का क्या था, R इंटू सी था। और जो टू की वैल्यू है ये टू 1 से क्या होती है, बहुत कम होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है डेट इज़ वेरी लेस देन विद द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। टू की वैल्यू टू 1 से बहुत कम होती है। अब हमने देखा था कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया हमारा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वापस से उसकी क्या शुरू हो जाती है, चार्जिंग शुरू हो जाती है। डिस्चार्जिंग के समय कैपेसिटर के वोल्टेज से वैली वोल्टेज के बराबर। अब वापस से क्या होना है, कैपेसिटर को चार्ज होना है वैली वोल्टेज से कहाँ तक, पीक वोल्टेज तक। तो जो पीक वोल्टेज की वैल्यू थी वो होती थी हमारी ईटा वीबीबी प्लस वीडी, ये वैल्यू होती थी वीडी प्लस ईटा वीबीबी। इतना पीक वोल्टेज चाहिए यूजेटी को ऑन होने के लिए। अब हमारा जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं वो क्या होंगे, कैपेसिटर वी वैली वोल्टेज तक तो चार्ज था ही, फिर वीबीबी और आर के थ्रू उसकी चार्जिंग शुरू होती है एक्सपोनेंशियली। तो हम कहेंगे कैपेसिटर के वोल्टेज किसके बराबर होने चाहिए, पीक वोल्टेज के बराबर होने चाहिए। पीक वोल्टेज का मान ये होता है और कैपेसिटर के वोल्टेज का मान क्या होगा, उस पर इनिशियली कितना वोल्टेज है, हमने कहा वीवी तो रहता ही है, तो वीवी तो रहेगा ही और वो एक्सपोनेंशियली क्या चार्ज होने लगेगा, वीबीबी से चार्ज होने लगेगा। तो हमने इक्वेशन ये थी T/RC, ये वैल्यू आई थी। ये दोनों वैल्यू हम देख चुके हैं। अब अगर इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वीडी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में किसके बराबर होंगे, वैली वोल्टेज। ये इन दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ईटा वीबीबी पार्ट इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ईटा वीबीबी इज इक्वल्स टू वीबीबी 1 माइनस ई की पावर माइनस T/RC। ये पार्ट हो गया। कहने का मतलब है इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है तो कंपेयरिंग देम। अब कंपेयर करने पे हमारा ये कंक्लूज़न आया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वीबीबी कैंसिल, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस T/RC होगा।
अब यहाँ पे हम देखें, अगर हमें e की पावर माइनस टी बाई आर सी को इधर ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड और ईटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना e की पावर माइनस टी बाई आर सी, इधर ले आए, ईटा को उधर ले गए तो ये हुआ 1 माइनस ईटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। तो हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड, तो हमारा हो जाएगा लॉग ई की पावर माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल्स टू लॉग, अगर नेचुरल लॉग होता है तो हम ई लिख देते हैं या इसको एल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब अपन लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, माइनस टी बाय आर सी बाहर आ गया और लॉग ई ई। अब बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा आ गया लॉग ई 1 माइनस ईटा, ई इसका बेस है। अब यहाँ से अगर ये दोनों सेम होते हैं बेस और ये वैल्यू, तो क्या होती है, स्लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 कर देंगे हम। तो माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल्स टू लॉग ई 1 माइनस ईटा, ये आ जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हम देखें कि अगर अपन इसको हम माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 1 माइनस ईटा की जगह हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं टी बाई आर सी, अगर हम प्लस में लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ई 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। और नेचुरल लॉग को अगर अपन एल एन से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ईटा, ये वैल्यू आ गई। टी निकालें, टी हमारा टोटल टाइम है जब वो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है। यूजेटी में जो कैपेसिटर लगाया हमने एक्सटर्नली, उसका चार्ज और डिस्चार्जिंग दोनों का टाइम है। तो आर सी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई हमारी टाइम की। अब जो ये वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो पल्स इसने प्रोड्यूस की है एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर उसका मान होता है 1/t। तो 1 अपॉन ये चीज़ कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो वेवफॉर्म रिलैक्सेशन ऑसिलेटर उत्पन्न कर रहा है, जो पल्स उत्पन्न कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आर की वैल्यू इस तरीके से चूज़ की जानी चाहिए कि हम किस में वर्क करें, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करें। इस तरीके से हम चूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लोड लाइन है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काटे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होती है VBB माइनस VP अपॉन IP। VP क्या है, पीक वोल्टेज है, IP क्या है, पीक करंट है। तो इससे आर की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो हम निकालते हैं, क्योंकि VBB कैपेसिटर पे मिनिमम वोल्टेज जाते हैं वैली वोल्टेज के बराबर, तो VV अपॉन IV। VV क्या है, वैली वोल्टेज है, और उस वैली वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IV से, और VBB क्या है, जो वोल्टेज हमने एक्सटर्नली लगाए हैं। तो इस तरीके से आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकालेंगे कि किस एंगल पे यूजेटी फायर करता है, किस एंगल पे मतलब फायरिंग होती है, इसका कंडक्शन स्टार्ट होता है। तो एंगल को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, अल्फा से करते हैं। यूजेटी का नेक्स्ट हमको निकालना है फायरिंग एंगल, यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा की वैल्यू होती है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे क्या होता है,
ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ लिख लिया, टी की वैल्यू हमारी निकली थी आर सी नेचुरल लॉग 1/1 माइनस ईटा, यानी टी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर ली और ओमेगा एज इट इज रख दिया। तो ये हमारा यूजेटी का फायरिंग एंगल आ गया कि किस पे ये यूजेटी टर्न ऑन होगा। इस तरीके से हमने देखा कि यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है। थैंक यू।